एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बजट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो हर साल बजट पारित होता है वो कैसे होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैसे कैसे प्रक्रियाएं हैं, कैसे सब कुछ होता है। इस वाले चैप्टर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम बजट को कंप्लीट पढ़ेंगे। पहले तो आपको ध्यान देना है, बजट संवैधानिक प्रक्रिया में 112 में दिया गया है, यानी बजट का प्रावधान जो दिया गया है आर्टिकल 112 में दिया गया है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? बजट। बजट किस में दिया गया है इसका प्रावधान? आर्टिकल 112 में। ठीक है, अब आपको इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, आर्टिकल 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, यानी संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या कहा गया है बजट की जगह? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आर्टिकल 12 भी किसका प्रावधान करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। हम पढ़ रहे हैं बजट। ठीक, टॉपिक है बजट। आर्टिकल 112 क्योंकि हम पढ़ रहे थे संघीय कार्यपालिका संसद विधायिका पढ़ रहे थे। ठीक है, भाग 5 में, जिसमें आर्टिकल 111 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, साधारण विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक, वित्त विधेयक सब कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे बजट जो दिया गया है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में इम्पॉर्टेंट नोट मैंने आपको क्या बताया कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। क्या वर्ड यूज किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण किसको बोलते हैं? बजट को। अब ये बजट क्या होता है? ठीक है, बजट में क्या होता है? अनुमानित आय व व्यय का विवरण, यानी कि इस साल सरकार को कितनी आय की प्राप्ति होगी और सरकार का कितना खर्चा होने वाला है, ये कौन बताता है? ये बजट बताता है। इसका विवरण किस में दिया जाता है? बजट में दिया जाता है। तो आपको समझ में आया बजट से क्या आशय है? बजट का मतलब है अनुमानित वर्ष का आय और व्यय का अनुपात, वो आय और व्यय का विवरण। मतलब इस अनुमानित वर्ष में, क्योंकि फरवरी में बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष कब तक कहलाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सरकार की क्या क्या आय के साधन हैं, क्या क्या व्यय होगा, ठीक है, सरकार के खर्चे क्या होंगे, इसका कंप्लीट विवरण किस में दिया जाता है? बजट में। तो बजट क्या होगी? सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है? 1 फेब, यानी कि 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कौन, किसका कर्तव्य? संविधान ने किसको कर्तव्य दिया है बजट को प्रस्तुत करने के लिए संसद के समक्ष? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष, अभी आपको ध्यान रखना है वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च वित्तीय वर्ष कहलाता है। इस वित्तीय वर्ष का जो विवरण है वो राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह संसद के दोनों समक्ष रखे। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे। लेकिन राष्ट्रपति इसको प्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से इसको वित्त मंत्री रखते हैं संसद के सामने। पहले ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर ये राज्यसभा में जाता है। ठीक है, पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कौन करते हैं? वित्त मंत्री। कर्तव्य किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बिहाफ पर कौन प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति से कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री। ठीक है, अगर वित्त मंत्री अनुपस्थित हैं या किसी कारणवश उनका पद खाली है या कुछ भी ऐसा रीज़न है, तो वो जिसको चाहें अपने बिहाफ पर उनसे प्रस्तुत करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एक बार अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने अपने बिहाफ पर बजट रेल मंत्री पीयूष गोयल से रखवाया था। इसी तरह पहला कर्तव्य किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे।
लेकिन राष्ट्रपति अपने बिहाफ पर अपनी अनुमति अनुसार किसको सौंपते हैं? वित्त मंत्री को। वित्त मंत्री, ठीक है, लोकसभा में भाषण के साथ अपना बजट प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? बजट क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्ड यूज किया गया है। अनुमानित आय और व्यय का विवरण है, 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वर्ष के लिए होता है, वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के बिहाफ पर, राष्ट्रपति की अनुमति पर वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। ठीक, किसमें दिया गया है? आर्टिकल 112 में। अब बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो फिर प्रस्तुत करने से लेकर पारित होने तक उसमें निम्न चरणों को फॉलो किया जाता है, निम्न स्टेप्स को, निम्न स्टेजेस को फॉलो किया जाता है। वो क्या क्या होती है वो मैं आपको भी समझाऊंगी। ठीक है, 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं जिसमें बजट को प्रस्तुत किया जाता है। पहला, बजट की प्रस्तुति। बजट प्रस्तुति यानी पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाएगा उस दिन उस पर कोई बहस नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। सिर्फ वित्त मंत्री अपनी भाषण देंगी, अपने कार्यक्रमों को बताएंगी, अपने बजट को बताएंगी। उस दिन कोई कोई बहस नहीं होगी। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है उसमें बजट को प्रस्तुत किया जाता है, उस दिन कोई बहस नहीं होती। फिर दूसरा, आम चर्चा या आम बहस। आम बहस, दूसरे चरण में सदन में बहस चालू होती है कि कौन सा बजट ठीक है, क्या आपने बनाया है, क्या नहीं है। मतलब जो भी चर्चा संसद के सदस्य करना चाहते हैं बजट के ऊपर, वो दूसरे चरण में की जाती है। तीसरे चरण में अनुदान की मांग। अनुदान की मांग, अनुदान की मांग। तीसरे चरण में जो उन्होंने अपने बजट के लिए प्रस्तावित किया है, मांगे की हैं, उन अनुदान की मांगों पर वोटिंग की जाती है। अनुदान की मांगों का आकलन किया जाता है कि उन्होंने जो मांगे की हैं वो अनुदान की मांग। आम बहस के बाद तीसरा स्टेप होता है समितियों के पास समीक्षा के लिए जाता है। वो मिस्टेक हो गई मुझसे, समितियों के पास चर्चा के लिए जाता है, यानी समिति समीक्षा के लिए। जो संसद की वेरियस समितियां होती हैं, ठीक है, वो बजट पर गहन रूप से चर्चा करती हैं, गहन रूप से उसको अच्छे से जांच पड़ताल करती हैं। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है संसद में। फिर संसद उस पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा करती है। पहले स्टेप में बजट प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उसके बाद उस पर आम बहस होगी। आम बहस होने के बाद संसद को उसके कार्यकाल को थोड़े दिन के लिए समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा थोड़े दिन के लिए। और संसदीय समितियां अपना काम संभालती हैं और संसदीय समितियां बजट पर विस्तृत जांच पड़ताल करती हैं और अपनी रिपोर्ट दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। फिर जब वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती हैं तो उसके बाद अनुदानों की मांग पर चर्चा होती है। ठीक है, अनुदान की मांग पर चर्चा होती है। अनुदान का मतलब यह है जो पैसे बजट में मांगे गए हैं उसमें कितने देने हैं, कितने नहीं देने हैं, क्या क्या सही मांगा गया है, गलत मांगा गया है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर संसद के सदस्य उस पर चर्चा करते हैं। अनुदान की मांग। अनुदान की मांग। अनुदान की मांग में मैंने आपको बताया संसद के सदस्य चर्चा करते हैं कौन से अनुदान की मांग ठीक है, पारित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन से में कटौती करी जाएगी, नहीं। इसके तहत संसद के सदस्य 3 कटौती प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, 3 कटौती के प्रस्ताव पारित करते हैं। पहला होता है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती। जब अनुदान की मांगों से संसद के सदस्य उसकी नीति से खुश नहीं हैं और उसमें पूर्णतः कटौती करना चाहते हैं, मतलब जो उन्होंने अनुदान मांगे हैं उसमें 1 भी रुपया उनको नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, अनुदान की मांगों में पूर्णतः कटौती करना चाहते हैं, उसे नीतिगत कटौती कहते हैं। मतलब उन्होंने जो नीतियों के तहत प्रस्तावित करा है पैसा, वो उससे अनुदान मांगा है अपनी नीतियों के लिए, वो उनसे पूर्णतः खुश नहीं है और उनको 1 रुपये चिन्ह के रूप में देकर और पूरी तरह अनुदान की मांग को रद्द करना चाहते हैं, पूरी अनुदान की मांग को समाप्त करना चाहते हैं, पूर्णतः समाप्त करना चाहते हैं, उसे कहते हैं नीतिगत कटौती। ठीक है, जब आपको अनुदान की मांग के रूप में 1 रुपया देकर और आपकी नीति मतलब अनुदानों को रद्द कर दिया जाएगा,
उसे कहते हैं नीतिगत कटौती। अगर नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है, ये बहुमत से पारित होता है, तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। ठीक है, नीतिगत कटौती। फिर दूसरा होता है आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती, आर्थिक कटौती का मतलब है आपने जो अनुदानों की मांग की है वो अधिक है, उसको कुछ हद तक कम किया जाए, यानी किसी पोर्शन के आर्थिक कटौती की जाए, किसी पोर्शन में कम किया जाए, थोड़े अर्थ को कम किया जाए। अर्थ का मतलब यहाँ पैसे से है, मतलब जो पैसा आपने मांगा है उसमें थोड़ी कटौती की जाए, उसको बोलेंगे आर्थिक कटौती। ठीक है, आर्थिक कटौती सरकार कभी कभार ऐसा कर भी देती है। ठीक है, अपनी नीतियों को जब बहस ज़्यादा हो जाती है तो अपनी नीतियों के तहत जो उसने पैसा मांगा है उसको कम भी कर देती है। ठीक है, इसके बाद होती है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती का मतलब है जब संसद के सदस्य अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज़ करते हैं और संकेत के रूप में 100 रुपये की कटौती की मांग करते हैं। संकेत के रूप में 100 रुपये की कटौती की मांग करते हैं, उसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम आपके बजट से खुश नहीं हैं। ठीक है, अब ये अनुदान की मांग किसके अंतर्गत आती है? आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 में कहा गया है कि बजट पे जो ये मांगे की गई हैं, ठीक है, ये इसमें कटौती किसमें की जाएंगी? लोकसभा में की जाएंगी। ठीक है, लोकसभा में की जाएंगी, राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं है। और संचित निधि पर भारित जो भी व्यय हैं, ठीक है, पहले आपको इतना ध्यान रखना है, ये अनुदान की मांगे किसमें दी गई हैं? ये चौथा चरण होता है बजट का, जिसमें अनुदान की मांगे की जाती हैं, अनुदान की मांगों पर मतदान किया जाता है और 3 कटौती प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ठीक है, अभी आर्टिकल को मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फिर उसके बाद 5वां स्टेप होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक का मतलब होता है कि आपने जिन अनुदानों की मांगों को मांगा है, ठीक, उसके तहत जो पैसा मांगा है वो विनियोग विधेयक के अनुसार निकाला जाएगा। मतलब जब तक कि विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा आप धन नहीं निकाल सकते हैं। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा, पहले अनुदान की मांगों पर मतदान हो गया कि कितना अनुदान लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको पैसे का क्राइटेरिया पता चल गया, आप इतने पैसे निकाल सकते हैं। पैसे निकालने का पारित हो गया, लेकिन निकालेंगे कब? जब विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा। तो इसलिए 5वां चरण है जब विनियोग विधेयक निकाला जाता है, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, इसके अनुसार पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वित्त विधेयक। ये भी धन विधेयक है। विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है और इसे धन विधेयक के समान ही, धन विधेयक में जो प्रक्रिया का फॉलो किया जाता है उसी प्रक्रिया के अनुसार इसको पारित किया जाता है। फिर इसके बाद आता है वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक ये भी धन विधेयक होता है। वित्त विधेयक लास्ट जो चरण है वो वित्त विधेयक का पारित होना है, ये भी धन विधेयक होता है। और इसमें क्या होता है, जो बजट में कर के लिए अनुमानित कर हैं उनका विवरण होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ कर का विवरण होता है और इसे भी बजट में लास्ट में पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक के साथ पारित किया जाता है और वित्त विधेयक को प्रस्तुत कब किया जाता है? बजट के भाषण के फौरन बाद। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद फौरन बाद विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सिर्फ कर का विवरण होता है। ठीक है, कौन कौन से हमारे कर अनुमानित हैं इसका विवरण किस में होता है? वित्त विधेयक में होता है। तो 6 चरण मैंने आपको बताए। पहले बजट प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर आम बहस होगी, फिर समितियों के पास भेजा जाएगा, फिर अनुदानों की मांग पर मतदान होगा, चर्चा होगी, 3 कटौती प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। नीतिगत कटौती है संपूर्ण आर्थिक कटौती में कटौती करना और संकेत के रूप में 1 रुपया देना। फिर आर्थिक कटौती का है कि जो आपने बजट में अनुमानित व्यय बताया है या जो भी आपने अनुदान की मांग की है उसमें कुछ हद तक कुछ पोर्शन में कटौती करना। ठीक है, सांकेतिक कटौती का मतलब है कि संकेत के रूप में कटौती करना 100 रुपये की, है ना। इसमें बजट में कोई अनुमानित कटौती नहीं होती है, संकेत के रूप में कटौती करना कि हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि हम आपके बजट से खुश नहीं हैं। फिर इसके बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक, ठीक है, जो आपने अनुदान की मांग की है वो जब तक संचित निधि से नहीं निकलेगी जब तक कि आप विनियोग विधेयक दोनों सदनों से पारित ना करा लें। फिर उसके बाद वित्त विधेयक में सिर्फ कर का वर्णन होता है। अब इसके बाद इसमें एक टर्म और आती है, इसको बोलते हैं गिलेटिन। ठीक है,
गिलोटिन का मतलब होता है, गिलोटिन का मतलब होता है जब समय की अनुपस्थिति में या समय का कम अभाव होने की स्थिति में बजट पर बहस को रद्द कर दिया जाता है। मतलब अगर आपके पास समय नहीं है तो बजट पे जो चर्चा है उसको कम कर दिया जाएगा, या बजट पे जो चर्चा है, बजट की जो चर्चा है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको रद्द कर दिया जाएगा और सीधे मतदान कराया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, गिलोटिन। ठीक है, सीधे मतदान कराया जाता है, यानी कि बहस मत करिए, बजट पे बहस को मना कर दिया जाता है और सीधे मतदान कराया जाता है, इसको बोलते हैं गिलोटिन प्रस्ताव। ठीक है, आप पीडीएफ से देख लीजिए। बजट अनुच्छेद 112 में दिया गया है, बजट अनुच्छेद 112 में दिया गया है, बजट अनुच्छेद 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट। अच्छा, बजट का ये पूछा गया है, बजट का अर्थ क्या होता है? बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, चमड़े का थैला। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। हमारे संविधान में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसके तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है, राष्ट्रपति का कर्तव्य है, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए संसद के दोनों सदनों में के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखे। यानी अनुमानित आय और व्यय का विवरण क्या कहलाता है? बजट। बजट पारित होने की प्रक्रिया क्या है? बजट प्रस्तुतिकरण। पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुति के दिन चर्चा नहीं होती है, प्रस्तुति के दिन चर्चा नहीं होगी। आम बहस दूसरा चरण होता है आम बहस का। प्रस्तुति के कुछ दिन बाद बजट पर आम बहस चलती है, इससे संबंधित प्रश्नों को उठाया जाता है। बजट से संबंधित प्रश्न उठाएंगे संसद के सदस्य, जिसका जवाब वित्त मंत्री को देना होता है। ठीक है, वित्त मंत्री का अधिकार है कि वो उनका जवाब दे। फिर विभागीय समितियों को भेजा जाता है। आम बहस पूरी होने के बाद संसद की 24 स्थायी समितियां अनुदान की मांग पर विस्तार से जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं। रिपोर्ट को दोनों सदनों में भेजा जाता है। ठीक है, रिपोर्ट को दोनों सदनों में भेजा जाता है। फिर इसके बाद अनुदान की मांग। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल 13 आता है, अनुदान की मांग। अनुदान की मांग, ठीक है, आर्टिकल 13 में की गई है। आर्टिकल 13 कहता है ये संसद की प्राक्कलन प्रक्रिया से संबंधित है। संसद की प्राक्कलन प्रक्रिया, प्राक्कलन प्रक्रिया, संसद की प्राक्कलन प्रक्रिया। अब देखो प्राक्कलन का मतलब क्या होता है? प्राक्कलन का मतलब होता है जब संसद बजट के तहत जो अनुदान की मांगे की गई है उनका आकलन करती है। ठीक है, कि कौन सा, अगर ऐसा अनुमानित व्यय का आकलन नहीं किया जाएगा, अनुदान की मांगों का आकलन नहीं किया जाएगा तो सरकार अपने हिसाब से बजट बना देगी, कितने भी पैसे मांग कर सकती है। इसीलिए संसद में ये व्यवस्था की गई है कि आप 12 में बजट को प्रस्तुत करेंगे। आर्टिकल 13 आपने जो मांगा है, अनुदान की मांगे की हैं, उनका आकलन करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी कि कौन कौन से अनुदानों की मांग आपकी सही है, कौन सी नहीं है, किसमें कटौती प्रस्ताव लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। तो ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 प्राक्कलन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। प्राक्कलन का मतलब होता है बजट के लिए जो आपने अनुमानित आय मांगे की हैं उनका आकलन करना। इज दैट क्लियर? 13 में, ठीक है। अनुच्छेद 13 के अनुसार बजट में अनुमानित ऐसे व्यय जो भारत की, इसके साथ और आर्टिकल 13 और क्या कहता है? एक तो प्राक्कलन प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी, जब आप बजट का आकलन करेंगे। दूसरा क्या कहता है कि भारत की संचित निधि का मतलब होता है जिसमें भारत सरकार का सारा पैसा रखा रहता है। भारत सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है, भारत सरकार ने जो ऋण लिया है और इसके साथ साथ जो ऋण दिया है उसकी प्राप्ति सब किस में होती है? संचित निधि में होती है। तो संचित निधि पर भारित व्यय, यानी संचित निधि पर भारित व्यय में ज़्यादातर वेतन भत्ते आते हैं, जैसे न्यायाधीश, ठीक है, उनके वेतन भत्ते भारित व्यय में आते हैं, जिसमें कटौती नहीं की जा सकती, ना ही उसमें मतदान किया जा सकता है। तो ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 13 में कहा गया है कि भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि पर भारित व्यय, ध्यान रखना है, जो संचित निधि पर भारित व्यय है उसमें संसद में मतदान नहीं किया जा सकता, संसद में मतदान नहीं किया जाएगा।
केवल उसमें संसद उस पर चर्चा कर सकती है, संसद उस पर चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं कर सकती। बजट में अनुमानित अन्य व्यय, ठीक है, भारित व्यय पर आप मतदान नहीं करेंगे, सिर्फ अन्य व्यय पर करेंगे। अन्य व्यय जो सरकार ने अपनी नीतियों के तहत मांगे हैं, ठीक है, कोई कल्याणकारी योजना चलानी है, कहीं स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, उसके लिए जो पैसा मांगा है उस पर मतदान किया जाएगा। लोकसभा के समक्ष रखा जाता है अन्य अनुमानित व्यय को, और लोकसभा अनुदान की मांग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अब देखो, आपसे यही एक क्वेश्चन मैं बनाऊं, आपसे पूछा जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा संचित निधि पर भारित व्यय के अलावा अन्य व्यय पर उसके पास क्या क्या विकल्प रहते हैं, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। पहला, लोकसभा अनुदान की मांग को स्वीकार कर सकती है, ठीक, पहला ऑप्शन। अस्वीकार कर सकती है, दूसरा ऑप्शन। या उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम कर सकती है, तीसरा ऑप्शन। और उसमें वृद्धि कर सकती है। मान लो मैं यहाँ पे नहीं काट दूँ और कहूँ उसमें वृद्धि कर सकती है, निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? स्वीकार कर सकती है, मांगों को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, उसमें कटौती भी कर सकती है, लेकिन उसमें वृद्धि नहीं करेगी। आप खुद ही सोच के देखिए, जिसमें वो कटौती ला रही है तो उसमें वृद्धि क्यों करेगी? जबकि सरकार का बजट है, ठीक है, मंत्री परिषद का बजट है, तो उसमें संसद क्यों बढ़ोतरी करेगी? इसीलिए ऑप्शन चौथा गलत हो जाएगा। तो आपको जब बुक में आप पढ़ें तो जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, उसके MCQs बनाते हुए चलें, ठीक है। तो अनुदान की मांगों को लोकसभा स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, विनिर्दिष्ट रकम को कम कर सकती है। कम कैसे कर सकती है? नीतिगत कटौती के साथ, सांकेतिक कटौती के साथ, आर्थिक कटौती के साथ, ठीक है। परंतु इसमें वृद्धि नहीं कर सकती, वृद्धि नहीं करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। इस पर लोकसभा में मतदान होगा, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है। ये पीछे पूछा गया है, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी उसमें दिखाऊंगी। इसमें पूछा गया है क्या राज्यसभा बजट पर मतदान कर सकती है? तो राज्यसभा बजट पर मतदान नहीं कर सकती, केवल क्या करेगी? चर्चा करेगी। मतदान का हक किसको है? लोकसभा को, और वो भी संचित निधि के अलावा, जो अन्य व्यय होते हैं संचित निधि पर भारित व्यय के अलावा। आपको सब कुछ क्लियर हो गया, आई होप, ठीक है। बजट की मांग को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, और कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। आपसे ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि बजट को कम करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो बजट को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। बजट को कम करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? बजट को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, जो मैंने आपको बताया पॉलिसी कट मोशन, इसको इंग्लिश में पॉलिसी कट मोशन बोलते हैं। यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग राशि का 1 रुपया कर दिया जाए, मतलब पूर्णतः मांग को ख़त्म करके उसको 1 रुपये संकेत के रूप में दिए जाएं, ठीक। इसका मतलब होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव पास हो गया, और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद में जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, मंत्री परिषद है, उसको इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है, और सरकार गिर जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। जब आप कुछ पोर्शन में कमी करेंगे, इसके तहत उल्लेखनीय होता है कि प्रस्तावित वह अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। इसका अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसमें कहा जाता है मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए, ठीक है, उसके कुछ पोर्शन को कम किया जाए। ये या तो एक मुश्त मांग कटौती हो सकती है, पूर्ण समाप्ति भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, ये भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग को 100 रुपये की कमी की जाए, यानी कि मांग में 100 रुपये की कमी की जाए। इसका मतलब होता है कि संसद के सदस्य आपको संकेत के रूप में अपना विरोध दर्शा रहे हैं, सरकार को सांकेतिक कटौती के हिसाब से संकेत के रूप में आपको विरोध जता रहे हैं। तो 3 तरह के कटौती प्रस्ताव बजट के संबंध में प्रस्तावित किए जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया गिलोटिन। गिलोटिन का मतलब होता है समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोककर उस पर मतदान कराने के लिए गिलोटिन कहलाता है। जब आप बजट पर चर्चा रोक देंगे और उसको सीधे मतदान के लिए बुलाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? गिलोटिन। इसका उद्देश्य बजट में होने वाले विलंब को रोकना है, ताकि बजट में विलंब ना हो और उसको समय से पारित किया जाए। फिर उसके बाद विनियोग विधेयक, मैंने आपको बताया 5वां चरण होता है जब विनियोग विधेयक पारित किया जाता है संसद में। पहले आर्टिकल 112 में बजट दिया गया,
113 में प्राक्कलन की प्रक्रिया दी गई कि जो बजट आपने प्रस्तावित किया है उसका हम आकलन करेंगे। फिर उसके बाद जब आप आकलन कर लेंगे तो आर्टिकल 114 कहता है कि विनियोग विधेयक पारित करके पैसा निकाल लीजिए। तो 12 में बजट है, 13 में प्राक्कलन है और 14 में क्या है, विनियोग विधेयक, जिसके तहत संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा आप संचित निधि से पैसे निकाल नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 114 में कहा गया है कि संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। अतः केवल लोकसभा द्वारा अनुदान की मांग पारित करने के पश्चात विनियोग विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अनुदान की मांगें भारत सरकार की संचित निधि पर भारित व्यय के विनिर्दिष्ट होती हैं, यानी कि भारित व्यय के अलावा नहीं। इसमें जो आपने मांगे की हैं वो भी और संचित निधि पर भारित व्यय है जो वो भी, क्योंकि बजट में दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। संचित निधि पर भारित व्यय भी और संचित निधि से अन्य व्यय भी, तो दोनों को मिलाकर विनियोग विधेयक बनाया जाता है, क्योंकि धन तो भारित व्यय के लिए भी चाहिए, ठीक है। इसीलिए दोनों को मिलाकर यह आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विनियोग विधेयक में संचित निधि पर भारित व्यय शामिल होता है या नहीं। तो शामिल होता है, क्योंकि पैसा तो उसमें भी दिया जाता है। प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है और उसे धन विधेयक के समान ही पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक कौन सा विधेयक होता है, धन विधेयक होता है। 5वां चरण समझ में आया। जब अनुदान की मांगें हो जाएंगी उसके बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक बजट के कर संबंधी प्रावधानों को अन्य विधेयक में समाविष्ट किया जाता है। इसको वित्त विधेयक कहा जाता है। इसको वित्त विधेयक कहा जाता है, यानी बजट में जो कर संबंधी प्रावधान है उसके लिए अलग से विधेयक बनाया जाता है, जिसे वित्त विधेयक कहा जाता है, ठीक है। तो वित्त विधेयक का संबंध बजट के उपलब्ध में क्या है, कर संबंधी विधेयक। इसे वित्त मंत्री बजट के भाषण के तुरंत बाद प्रस्तावित की जाती है और यह भी धन विधेयक है। वित्त विधेयक भी धन विधेयक है और विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। फिर अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 115 अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग करता है। देखो, अनुपूरक या अतिरिक्त मतदान की मांग क्या होती है। जब बजट में जो आपने अनुदान की मांगें की हैं, यानी विनियोग विधेयक के तहत जो आपको पैसा मिला है, यदि वो किसी कारणवश कम पड़ जाता है तो राष्ट्रपति अतिरिक्त अनुदान विधेयक द्वारा उसको निकाल सकते हैं, ठीक। जितना पैसा कम पड़ा है उसको अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान के द्वारा वहाँ से संचित निधि से निकाला जा सकता है। तो इसका कर्तव्य किसका है, राष्ट्रपति का। ये किस में दिया गया, आर्टिकल 115 में। आर्टिकल 115 अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था करता है, जिसमें कहा गया है विनियोग विधेयक के द्वारा दिया गया धन, विनियोग विधेयक के द्वारा दिया गया धन यदि किसी कारणवश कम पड़ गया हो और ऐसी कोई सेवा जिसका उल्लेख बजट में ना हो के लिए धन की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति संसद के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग कर सकते हैं, ठीक। अनुपूरक या अतिरिक्त का मतलब तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। अतिरिक्त यानी कि जब पैसा कम पड़ गया तो और की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके साथ आपका बजट हो जाता है कंप्लीट। बजट में जो कंप्लीट प्रक्रिया दी गई है मैंने आपको बता दी। आर्टिकल 112 में बजट दिया गया है। बजट आर्टिकल 113 संसद की प्राक्कलन प्रक्रिया, बजट का आकलन करना प्राक्कलन कहलाता है, ठीक है। तो प्राक्कलन की प्रक्रिया दी गई है, प्राक्कलन की प्रक्रिया दी गई है 113 में। फिर 114 में विनियोग विधेयक दिया गया है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक 115 में अनुपूरक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान किसमें दिया गया है, अतिरिक्त अनुदान। ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 115 में। आर्टिकल 115 में तो 12, 13, 14, 15 आपको समझ में आया। ये बजट से संबंधित है, ठीक है। इससे आगे का लेक्चर अगले लेसन में कंप्लीट करेंगे, अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नोट्स ज़रूर बनाने हैं। थैंक यू सो मच।